बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों के NRE स्टेप 1 जो 2024 एग्ज़ाम है वो जल्द आने वाला है और उसके ऊपर मैंने पिछले भी एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें हमने बताया है कि आप लोगों को हम NRE स्टेप 1 के जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनकी डेली लेक्चर्स हम इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जिन स्टूडेंट की जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है उनको हम कम से कम करें और अपनी एग्ज़ाम में वो सक्सेस को यकीनी बनाएं। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो आप लोग को आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। NRE स्टेप 1 में जब आप लोग बैठते हैं तो अप्लाइड बेसिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज़ अप्लाइड बायोकेम। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये डिसीजन मेकर है, ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट पास हो सकता है या फेल हो सकता है। क्योंकि जो फिजियो है, पैथो है, उसके अंदर जो टॉपिक्स है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन बायोकेम एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको लोग ड्राई सब्जेक्ट के नाम पे याद रखते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप लोग को सीखने पड़ते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके अंदर सिली मिस्टेक्स करते हैं जो एग्ज़ाम फेल होने का सबब होता है। तो इसलिए बायोकेम के अंदर जो हाई यील्ड टॉपिक्स है उनके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो देखिए जब आप लोग बायोकेम पढ़ते हैं फॉर NRE स्टेप 1 तो आप लोग कभी भी इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को इग्नोर ना करें, दैट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स में जब आप लोग पढ़ते हैं मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप लोगों ने नोट करना है और आप लोग के पास जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है जिससे आप लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं उसमें जनाब आप लोग जाकर उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा काम करें जो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो विटामिन्स के अंदर देखें हम इसको डिवाइड करते हैं दो में, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। इन दोनों में वो विटामिन जो बॉडी के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसलिए हाइपर विटामिनोसिस या विटामिन टॉक्सिसिटी के चांसेस अगर इन दोनों में है तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन की ज़्यादा होती है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसमें 4 आते हैं, ADEK, एडिक के नाम से हम याद करते हैं। विटामिन ए को हम ट्रेटिनोइन कहते हैं, रेटिनोल कहते हैं। जो विटामिन डी है उसको हम कोली कैल्सिफेरोल कहते हैं। विटामिन ई को हम टोकोफिरोल कहते हैं और जो के है इसको हम पाइलोक्विनोन कहते हैं। तो इसकी इस अदर नेम्स याद रखें, मैं बताऊंगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नोट्स में अगर आप लोग हैंडी पॉइंट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो फिर भी बेस्ट है। मैं क्विकली बता रहा हूँ। विटामिन ए इसमें याद रखिए इसकी स्टोरेज लीवर में होती है और जो विटामिन ए है प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी 100% जो सोर्स है वो कैरेट है। कैरेट्स के अंदर 100% विटामिन ए होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और एग्जाम के अंदर आता है कि जब विटामिन ए डेफिशिएंट होता है तो फिर कंजक्टाइवल लेयर ऑफ द आई के ऊपर स्पॉट्स बनते हैं जिसको बाइटोट स्पॉट्स कहते हैं। तो बाइटोट स्पॉट्स इज वेरी क्लासिकल इन द एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने विटामिन ए के लिए जो मैंने आप लोग को अभी जिक्र किया है दैट इज कॉल्ड बाइटोट स्पॉट्स, और जो बाइटोट स्पॉट्स है दैट इज सीन इन विटामिन ए डिफिशिएंसी कॉमनली अफेक्ट द कंजक्टाइवा। हम विटामिन ए को प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीजल में दे सकते हैं। विटामिन ए को हम एपिथेलियल म्यूकोजा को मेंटेन करने के लिए देते हैं। विटामिन ए हम एक्ने की ट्रीटमेंट में देते हैं। लेकिन जिसका जो ओरल फॉर्म है दैट इज आइसोट्रेटिनोइन, दैट इज नेवर गिव इन प्रेगनेंसी, क्योंकि विटामिन ए की जो ओरल फॉर्म है दैट इज हाईली टेराटोजेनिक इन नेचर। अब मेरा सवाल यहाँ पे एक ये है, वो आप लोगों को कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी कैंसर है, ल्यूकीमिया है, जिसकी ट्रीटमेंट में हम एट्रा ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं, हम विटामिन ए एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच कैंसर हैज अ विटामिन ए रोल इन द ट्रीटमेंट, कि हम कौन सी कैंसर में, ब्लड कैंसर के अंदर विटामिन ए एज अ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी की नेचुरल सोर्स सनलाइट है। ये इनएक्टिव फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, एक्टिवेट होता है किडनी में। अब ये MCQs आता है कि जब विटामिन डी को एक्टिवेट किया जाता है तो किडनी के PCT सेल
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज है। इसको लेके अपने साथ कॉपी में रजिस्टर्ड में नोट करें कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द पीसीटी पार्ट विच हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। वो कौन सी हार्मोन है जो अल्फा 1 को एक्टिवेट करता है? दैट इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। विटामिन डी ये हमारे पास बोन के ऊपर मिनरलाइजेशन करता है और ये बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। इसके 2 एमसीक्यूज याद रखें कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है, उनकी लेवल बॉडी में कम होती है, तो बच्चों के अंदर ये रैकेट्स कराती है, बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया। विटामिन ई इसकी डेफिशिएंसी से हीमोलाइटिक एनीमियाज वगैरह होती है। विटामिन के वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड एस। तो ये कोआगुलेशन विटामिन है, ये ब्लड को रोकने में, कोआगुलेट करने में हेल्प करती हैं। विटामिन के वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी की जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसकी नॉर्मल फ्लोरा भी बनाती है। और जो विटामिन के है ये बच्चों के अंदर इसलिए कॉमन होता है कि उनकी जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है उनका गट इमेच्योर होता है, उनका जो इंटेस्टाइन है वो मैच्योर नहीं होता, इसलिए उन बच्चों को प्रोफाइलैक्टिकली हम विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं टू प्रिवेंट हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इस तरह विटामिन सी है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ये कोलेजन सिंथेसिस करती है। बी कॉम्प्लेक्सेस में B1 से लेके B12 तक सारे विटामिन पढ़ने हैं, बट सम ऑफ देम हाईली इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 जिसकी डेफिशिएंसी से जो थायमीन है, बेरीबेरी और वर्निकी कॉर्सिकॉफ एन्सेफेलोपैथी। अगर आप लोगों ने ये सारे लेक्चर्स डिटेल से पढ़ने हैं तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमें बता सकते हैं। हमारी जो पेड कोर्सेज हैं, मतलब जो आप लोग इसको डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ राब्ता करें। लेकिन जस्ट ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्विकली जिनके पास पहले से नोट्स पढ़े हैं, जिसने पहले से पढ़ा है, जस्ट नियर टू एग्जाम वो समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को जस्ट क्विकली बता रहा हूँ। विटामिन B3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम के लिए जो विटामिन B3 है जिसको हम नियासिन कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। और जो B3 है इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, लाइक डर्माटाइटिस, डेमेंशिया एंड डायरिया, दैट इज कॉल्ड पेलेग्रा। वो कौन सी अमाइनो एसिड है जिससे हम B3 डिराइव करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज ट्रिप्टोफैन। ठीक है जी। इसके बाद विटामिन B3 किस डिजीज के अंदर कम होती है, उसको हार्ट नर्व डिजीज कहते हैं। फिर इसके बाद विटामिन B6 है, विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 क्या करता है, ये न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट है उसके ऊपर जो माइलिन शीट की मेंटेनेंस करता है। वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसकी यूज से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोनियाजिड। इसलिए हम आइसोनियाजिड के साथ पायरिडोक्सिन देते हैं, अदरवाइज आइसोनियाजिड यूजर के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस ज्यादा होते हैं। विटामिन B6 यूज फॉर मॉर्निंग सिकनेस, प्रेगनेंसी के अंदर हम ये मॉर्निंग सिकनेस में भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद B7 है, वो बायोटीन है। फिर B9 और B12 है, वो B9 क्या करता है, DNA को मैच्योर करता है। B12 भी DNA को मैच्योर, RBC सिंथेसिस में RBC मैच्योरेशन करता है। और मीथाइल मेलोनिक एसिड को ये सक्सिनाइल को A में B12 कन्वर्ट करता है। तो ऐसा अनीमिया जिसमें MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 100 से ज़्यादा हो और RBC इमेच्योर हो, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, वो B9 डेफिशिएंसी है। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, वो B12 डेफिशिएंसी है। और इन सब विटामिन में एट द एंड ये MCQs याद रखें कि वो कौन सी विटामिन है जिसकी प्लांट सोर्स नहीं है, प्योरली प्रेजेंट इन द एनिमल सोर्स, वो विटामिन B12 है। इसके बाद एक और टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे बच्चे जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती, उनमें एक तो क्वाशियोरकर है, एक मरासमस है। मरासमस वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है जिसमें कैलोरीज इनटेक कम होती है। और इसमें M है, M से मुराद ये है कि इसमें बच्चे के अंदर मसल्स वेस्टिंग होती है। बच्चा इतना लीन एंड थिन होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और बच्चे की जो पसलियाँ है, जो रिब्स है, ये इवन हम देखकर भी काउंट कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर रिब्स भी नज़र आती है, इतनी लीन एंड थिन और बहुत कमज़ोर सा होता है। तो ऐसा माल न्यूट्रिशन जिसमें कैलोरीज इनटेक हो और बच्चा इतना लीन एंड थिन हो, कमज़ोर हो कि इवन इनकी रिब्स को भी हम रीड कर सके, उनको हम मतलब नंबरिंग कर सके, तो वो मरासमस है।
क्वाश वर्कर में एमसीक्यूज ये है कि इसमें डिक्रीज एल्ब्यूमिन, इस बच्चे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो मकदार है वो कम होती है, और एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अनकार्टिक प्रेशर मेंटेन करता है, और एल्ब्यूमिन कम की वजह से अनकार्टिक प्रेशर कम होगी तो दीज बेबीज आर एडिमेटस, इन बच्चों के अंदर पेट के अंदर बॉडी के अंदर पानी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सेस फ्लूइड। तो देखने पे ये बच्चे तो बिल्कुल फॉर एग्जांपल मोटे नज़र आते हैं बट इनके अंदर एडिमेटस फ्लूइड होता है। तो इन बच्चों में मतलब लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर, स्किन पिगमेंटेशन एंड एडिमेटस, सो दीज आर कॉल्ड क्वाश वर्कर। इसके बाद जो टॉपिक है कोलेजन, कोलेजन क्या है? एक अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इसके 4 टाइप्स होते हैं 1 से लेके 4 तक। टाइप 1 कोलेजन ये हार्ट टिश्यूज में होता है, सबसे कॉमन है, ये बोन्स वगैरह में है। टाइप 1 देखिए इंपॉर्टेंट ये याद रखें कि जो टाइप 1 है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन दी बोन, ये बोन के अंदर है। तो देखिए अगर आप लोग इस बोन से बी को हटाएं तो क्या रहता है 1, सो दैट कंटेन टाइप 1। फिर बॉडी के अंदर मेजॉरिटी जो कार्टिलेजेस होती है उसके अंदर टाइप 2 होता है कार्टिलेजेस, एक्सेप्ट फाइब्रो कार्टिलेज। ये FCPS, NRE और JCAT के क्वेश्चन में आता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये वाहिद कार्टिलेज है जिसमें कोलेजन टाइप 1 है। अदरवाइज जितने भी कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस आर दी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट कैन बी डीफॉर्म, ठीक है। और कार्टिलेजेस के अंदर मेजॉरिटी जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलेजन टाइप 2 है। कोलेजन टाइप 3 जो होता है ये ब्लड वेसल में होता है, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर होता है, फीटल टिश्यू में होता है, ये इवन यूट्रस के अंदर होता है, ये फ्राइबल और फ्लेक्सिबल टिश्यू में है। और जो कोलेजन टाइप 4 है ये हमारे पास होता है इन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस में होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे है? किडनी में है, लंग्स में है। किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पड़ी है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक है एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो लंग्स में है। तो ऐसा डिजीज जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनकर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी को डैमेज करें जिससे हेमाचूरिया होगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स को डैमेज करें जिससे हीमोप्टाइसिस होगी, उस डिजीज को हम गुड पास्चर सिंड्रोम कहते हैं। तो गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ बनती है लंग्स और किडनी में। इसलिए गुड पास्चर में अगर कोई कोलेजन इन्वॉल्व होता है वो टाइप 4 है, क्योंकि इस डिजीज में बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद किससे बना है? टाइप 4 कोलेजन, इसलिए गुड पास्चर में टाइप 4 कोलेजन है। तो आज के दिन हमने बायोकेम का एक सेक्शन किया है। ये सेक्शन भी अगर आप लोग सही तरीके से जो मैंने बताया है पूरा कवर करेंगे, 5 से 6 MCQs इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो जाएंगे। बायोकेम में जो रिमेनिंग टॉपिक है, आगे कौन कौन से मज़ीद हाई यील्ड टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग मेडिकल कम्युनिटी में है जिनका NRE आने वाला है, या जो लोग NRE दे भी चुके हैं, या जो लोग अंडर ग्रेजुएट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास आती रहे, और इंशाल्लाह आप लोग इसको देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके और इंशाल्लाह आप लोग अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।